नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बस फर्क इतना है कि अगर सत्ता की ताकत न हो ना तो अच्छे अच्छों की औकात तय हो जाती है। राजस्थान में जो किसान का विरोध कर रहे थे, राकेश टिकैत पर हमला हुआ, उनकी औकात तय हो गई क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। बहुजनों की हमेशा औकात इसलिए तय होती है SC ST OBC माइनॉरिटी की, क्योंकि उनकी कहीं सरकार नहीं होती है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ बताऊंगा। झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है, किसी की औकात नहीं है कि वहाँ आदिवासी के खिलाफ कोई काम कर दे। इसीलिए कहते थे डॉक्टर अम्बेडकर कि सत्ता में आना पड़ेगा, राजनीतिक सत्ता में आना पड़ेगा। मान्यवर साहब कहते थे कि सत्ता हर ताले की चाबी है। कल अच्छा लगा मुझे, आकाश आनंद का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे केरल में कि जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे आप छटपटाते रहोगे। ये बात तो सही है। सत्ता में न होने का नतीजा जो SC ST OBC के लोग अब भुगतने के लिए तैयार रहे और माइनॉरिटी के लोग। मनुवाद ने अपना काम शुरू कर दिया है। पहले आपसे नौकरियां छीनी गई, सरकारी नौकरियां खत्म की गई, सरकारी कंपनियां बेची गई। अब DOPT ने कहा है कि हर साल अप्रेजल होगा। जो लोग नौकरी पा गए हैं अब उनकी बारी है। इस देश में करप्शन के नाम पर सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का CR खराब किया जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। इस देश में एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा जो 1000 करोड़ की जिसकी हैसियत है, जो बैंक करप्ट कर दे या जो कोई बड़ा घोटाला कर दे। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की ये औकात है कि 3 बार का मुख्यमंत्री, जिसके घर में 2-2 मुख्यमंत्री हो, वो भी जेल काट रहा है, और साधारण सा माल्या, अंबानी, अडानी करोड़ों रुपए लोन लेके इसी देश में ऐश करते हैं, मजा करते हैं, क्योंकि उनके पास सत्ता की ताकत है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी क्या करेगा? हम सब जो है ना वो जाहिल हैं। हम सब अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि हम फुले पेरियार अम्बेडकर को पढ़ते ही नहीं है। सोचिए किस तरह से RSS साजिश रचती है, मनुवाद साजिश रचता है। किसानों से किसान को लड़ा। राकेश टिकैत पर हमला करने वाला एक OBC होगा, किसानों पर हमला करने वाला एक गुर्जर होगा, विधायक होगा, कोई दूसरे लोग नहीं होंगे। तो ये साजिश की जाती है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कैसे हैं उसकी समझिए। यूपी में एक 13 पुलिस वालों का हत्यारा मनुवादी को जब पुलिस ने एनकाउंटर किया तो पार्टी लाइन से हटकर सारे मनुवादी समाज के लोगों ने कहा, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि नहीं, कानून प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन SC ST OBC के लोग रोज मारे जाते हैं। अब DOPT ने कहा है कि हर साल अप्रेजल होगा। आप जो IAS IPS जो सरकारी कर्मचारी SC ST OBC माइनॉरिटी के डर से नौकरी के, मुझे तो रोज हजारों फोन आते हैं, शंभू जी मैं नौकरी में हूं। भैया आप बचेंगे नहीं। मैंने बार बार कहा है कि अब सब्जी वाला, ठेला वाला SC ST OBC से उनको दिक्कत नहीं है, चपरासी से दिक्कत नहीं है, दरोगा से भी दिक्कत नहीं है। अब उनको SC ST OBC माइनॉरिटी के उन लोगों से दिक्कत है जो बाबू बन के 3-3 जनरेशन आरक्षण खा रहे हैं। अब आपकी बारी है, आपको नौकरी से निकाला जाएगा, आपके बच्चों को टारगेट किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि अपार्टमेंट में जाति छुपा के रह लीजिएगा तो अगले को पता नहीं चलेगा? आपको क्या लगता है आपके बाप दादा ने आरक्षण से नौकरी की, आपका बच्चा भी आरक्षण से नौकरी करेगा, लेकिन वो लड़ेगा नहीं, वो सिर्फ पब जाएगा, डिस्को जाएगा, अपार्टमेंट में जाति छुपाएगा तो आप छुप जाएंगे? आइए नौकरी में। जाति छुपती नहीं है इस देश से, जाति जाती नहीं है। DOPT ने कहा है कि अब बाबुओं पर कार्रवाई होगी, और किन बाबुओं पर कार्रवाई होगी ये आंकड़ा देख लीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी पर कार्रवाई होती है। अब भी वक्त है। 2 अप्रैल में जो हमारे 11 लोग शहीद हुए थे, मैं उनके घर गया था चेक देने। अमेरिका से पैसा आया था, इंग्लैंड से। सब के सब ऐसे लोग थे जो आम आदमी थे, किसी के घर में आरक्षण नहीं पहुंचा था। इसलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के उन लोगों की जिम्मेदारी है जिनके घर में आरक्षण पहुंचा है, एक पीढ़ी आरक्षण लिया है, वो सड़कों पर आए, अपने एक बेटा को बिजनेसमैन, एक बेटा को पत्रकार, एक बेटा को प्रोटेस्टर्स, एक बेटा को आंदोलनकारी बनाए, प्रदर्शनकारी बनाए, तब जाके आप बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैं इसकी ताकत दिखा रहा हूं। मैं समझ रहा हूं DOPT क्या करने जा रही है। देखिए ये तस्वीर है जो मोन्टाज में देखा होगा, ये राजस्थान की तस्वीर है। दर्जन भर ABP के गुंडे जो है किसानों का विरोध प्रदर्शन, जो मुसलमानों को लिंच कर देते हैं, जो SC ST को मारते हैं, जब इनका पाला किसानों से पड़ा, 2 किसान उतरा। इस वीडियो को देखिए गौर से। ये दर्जन भर ABP के थे, 2 किसान उतरा, 2 सब ने दौड़ा के मारा, भगा दिया। ये होती है सत्ता की ताकत। लेकिन यही मध्य प्रदेश UP में होता है तो मार दिए जाते किसान नेता। तो इसलिए कहता हूं सत्ता में आइए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि EVM जो है वो होलसेल फ्रॉड है,
लेकर तो कांग्रेस ही आई थी, अब कांग्रेस बाप रे बाप रे बाप रे कर रही है। समझिए किस तरह की हालत है। तो कुछ और बड़ी खबरें आपको बताता हूं। राकेश टिकैत के काफिले पर हमला करने के मामले में पुलिस ने एबीपी नेता समेत 14 युवकों को गिरफ्तार किया। 7 में 307, 398, 332, 53, 145, 40 के तहत केस दर्ज हुआ है। ये होती है सत्ता की हनक, सत्ता की ताकत। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न CM है, न PM है, न SP है, न DM है। मरते रहेंगे आप, लाश उठाते रहिए अगर आंदोलन भी नहीं करेंगे। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे आरक्षण से लेंगे SP DM, वोट से लेंगे CM PM। ये करना पड़ेगा, नहीं तो मरते रहिए। सोचिए जो लोग, जो RSS BJP के लोग सनातन धर्म के नाम पर मलाई काटते हैं, यहाँ क्रिश्चियन से, आदिवासियों से, SC से, ST से, OBC से नफरत करते हैं, यही लोग अमेरिका में चंदा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भिखारी, दक्षिण जीवी, ईसाइयों से अमेरिका में पैसा लो और भारत में अल्पसंख्यकों, दलित, पिछड़ों को सताओ। ये दल जजीरा की रिपोर्ट है। ये देखिए 88 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख $8,33,000 इन लोगों ने कोरोना के नाम पर इन तमाम विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, एकल विद्यालय फाउंडेशन, इन्फिनिटी फाउंडेशन, सेवा इंटरनेशनल, हिंदू अमेरिका फाउंडेशन, इन लोगों ने ईसाइयों से पैसा लिया है और यहां ईसाइयों पर और मुसलमानों पर हमला करते हैं। जिस दिन भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी बाबा साहब के रास्ते पर चला और उसने अपने धर्म में, सम्राट अशोक के धर्म में, शिवाजी के विचार में अगर अपने आप को डाल दिया, उस दिन से कोई हमला नहीं करेगा, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट कंट्री है। अगर हमने जो हमारा सम्राट अशोक ने जिसमें दीक्षा ली थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विचार था, जो बुद्धमय भारत था, अगर हम सब बुद्धमय भारत हो गए, कल्चरल हेजेमनी की तरफ बढ़ गए, तो हमारी ताकत परी ताकत होगी। इसलिए इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी को बुद्धमय भारत की तरफ आना चाहिए, तभी हम ताकतवर होंगे। गुरु नानक साहब के विचारों की तरफ आना चाहिए, तभी ताकतवर होंगे। पेरियार के विचारों पर आना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, हमें उन तमाम विचारधाराओं को, चाहे कबीर हो, गुरु नानक हो, रविदास हो, इन सब की विचारधारा को मानना पड़ेगा। पैगंबर साहब हो, कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा गैर बराबरी और भेदभाव करते हैं, उनसे हमें टकराना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। और SC ST OBC के लिए तो बाबा साहब ने शानदार रास्ता बताया है। गुरु नानक साहब का रास्ता है, जो बुद्ध का रास्ता है। गुरु नानक साहब, बुद्ध के विचारों को ही गुरु नानक साहब ने आगे बढ़ाया कि नो किसी भी तरह का भेदभाव न हो, रेस के नाम पर और धर्म के नाम पर। तो ये लोग चंदा लेते हैं। प्रशांत कनौजिया ने लिखा है, बैलेट पेपर की मांग बेमानी है, क्योंकि ये कभी नहीं होगा, आने वाले सरकारें भी नहीं करेंगी। विपक्ष को EVM हटाने से पहले वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है EVM होलसेल फ्रॉड है। बिहार पुलिस अधिकारियों को छोड़ रंगदारी के लिए अब किसी को भी उठाकर उसका मर्डर कर सकते हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या हो जाती है, एक मंदिर पर कब्जा के लिए। आज शिवाजी का महापरिनिर्वाण दिवस है। सोचिए, कहानी बताता हूं। शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज का राज छीना जाता है मुगलों के साथ साजिश करके, और अब कहा जा रहा है कि मुगलों ने उनको मारा। अगर मुगल ने मारा तो छत्रपति साहू जी महाराज के सत्ता खत्म होने के बाद, मराठाओं का सत्ता खत्म होने के बाद, सत्ता आना चाहिए था मुगलों के पास, पेशवाओं के पास कैसे आया? बताइए, पेशवा कैसे राजा? इसका मतलब मुगल के साथ कौन मिले हुए थे? पेशवा मिले हुए थे। शनिवार वारा, जिसको अंग्रेजों के साथ मिलकर 500 महारों ने खत्म किया पेशवाओं का राज आजादी के समय, अंग्रेज के दौर में। तो मैं फिर कह रहा हूं, ज्योतिबा फूले ने जब किसान मराठा इस देश के सबसे ताकतवर शिवाजी महाराज की जयंती मनानी शुरू की, तभी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का ऐलान किया, और आज वो शिवाजी कर रहे हैं। शिवाजी सर्वपालक थे, किसान के नेता थे, ताकतवर थे, सर्वधर्म संभाव के थे। उन्हीं के दौर में सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का विकास हुआ। ऐसे थे। तो इसलिए परम प्रतापी योद्धा एवं अद्भुत साहस एवं कुशल रणनीति के प्रतीक, बहुजन प्रतिपालक राजा धीराज छत्रपति शिवाजी महाराज। और आकाश आनंद के लिए अच्छी खबर है। आकाश आनंद पहली बार बैरियर तोड़ रहे हैं और ये तस्वीरें सुखद दे रही है, वो लोगों से मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और ये है वो शख्स जिसने किसानों पर हमला किया है और जानबूझकर किसान जातियों को किसानों से लड़ाया जा रहा है। ज्योति यादव लिखती हैं, मोदी जी की जिस देश में PM पूरे साल रैलियां करती रहे और लाखों की भीड़ दिखाकर फोटो शेयर करते रहे, वहां की जनता को बताइए, दिल जहां जहां चुनाव नहीं होता वहां कोरोना कैंप चलता है।
कोरोना का टेस्ट करवाओ, लॉकडाउन करो, क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। केरल में कोरोना नहीं होता है, बंगाल में कोरोना नहीं होता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ रैली करता है अपनी पार्टी के लिए। इस देश में गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री, उनको रैली के अलावा पिछले 3 महीने से वो 2 महीना रैली करेंगे। देश का काम कैसे चलता होगा? तो मैं फिर कह रहा हूं, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या सिर्फ अपनी पार्टी का काम करते हैं, सत्ता का कब्जा करना है? और सारे रिसोर्सेज इस देश का, बीजेपी के प्रचार में देश का रिसोर्सेज बर्बाद हो रहा है। टीवी मीडिया तो अलग से है ही, और ये इसलिए बतौर पीएम जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बतौर प्रचारक जब तक भीड़ जुटाई नहीं तब तक चैन आई नहीं। ऐसे जाएगा कोरोना, बताइए। असम ईवीएम प्रकरण में चुनाव आयोग को कांग्रेस की ओर से पूर्व अश्विनी कुमार, जो पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने एक कोर्ट में याचिका दायर की है ईवीएम को लेकर। यही लोग ईवीएम लेकर आए थे। क्या कहा जाए, कार में ईवीएम सबको दिख गई मगर जेब में ईसी किसी को नहीं दिखा। सोचिए, चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया और फिर दोबारा वोटिंग होगी। अरे भैया, एक बूथ का मामला है क्या? सब जगह यही करता होगा। और ये वीडियो देख लीजिए कांग्रेस का रोना, जो ईवीएम लेकर आई थी सुरजेवाला का लास्ट में, कि वो ईवीएम पर क्या करें। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और आपको सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना पड़ेगा। ये वो तमाम सवाल हैं जो आम आदमी पूछ रहा है, आम आदमी उठा रहा है, और जब तक आम आदमी के सवालों से आप सरोकार नहीं रखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बड़ी खबर और बता रहा हूं, भाजपा सांसद ने ईवीएम को बताया होलसेल फ्रॉड। दिग्विजय सिंह बोले कि आप हमारे साथ आएंगे। बीजेपी के सांसद विधायक गुंडों से हमला कराएंगे तो उन्हें सड़क पर नहीं निकलने देंगे, राकेश टिकैत। खुली चुनौती, इस देश में राकेश टिकैत जैसा विपक्ष का नेता होना चाहिए। सारे विपक्ष को मिलकर राकेश टिकैत को संसद में मुझे तो लगता है भेजना चाहिए। क्या आदमी है साहब, साफ चेतावनी दी है कि हम पर हमला हो रहा है, किसानों पर हमला हो रहा है, किसी बीजेपी आरएसएस के लोगों को घर से निकलने नहीं देंगे। काश ये ताकत अपोजिशन में होती तो आज इस देश की ये हालत ना होती। मैं फिर कह रहा हूँ, शानदार काम कर रहा है किसान नेता राकेश टिकैत। और मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी जी को अपनी पार्टी के अलावा और किसी की चिंता नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रचार कर रहे हैं और बाकी जगह लॉकडाउन और कोरोना सरकार की नाकामी छिपाने का बहाना बन गया है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। और ये बात साबित हो रहा है तथ्यों से। कोरोना के लिए वही मीडिया खबर चलाती है जहां चुनाव न हो। बीमारी से नेताओं को सबसे ज्यादा फटती है। ये तो सोचिए, लाखों लोगों के साथ रैली कर रहे नेता को कोरोना से डर क्यों नहीं है? लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और ये वो सवाल हैं जो आपको पूछना चाहिए, आपको समझना चाहिए। सवाल मीडिया को पूछना चाहिए था, लेकिन मीडिया सवाल पूछेगी नहीं कोरोना के बहाने। और ये जो मोन्टाज में आपने देखा था, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को प्यार किसान कितने नाराज हैं, उन पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्रांति कुमार लिखते हैं, भारत में विज्ञान और तकनीक से बीच दूरी है। ब्राह्मण जमात धर्म ग्रंथों में साइंस खोजते हैं, पदार्थ में साइंस खोजने वाला देश आज सुपर पावर है। धर्म ग्रंथ में साइंस नहीं है, साइंस पहाड़ पत्थर में है। वो लिखते हैं कि जिन लोगों के हाथ में मेहनत हुनर का काम था उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया। दुनिया भर में विज्ञान क्यों बढ़ा? क्योंकि जो खाना बनाता था उसी को दिमाग आया, कुकर बनाया। जो कारपेंटर है, जो चरवाहा है, जो हलवाहा है, जो किसान है, जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको पढ़ाई से दूर रखा गया। तो विज्ञान कैसे डेवलप होगा? और जो मुफ्त की खाता है, पोंगा पंथ को स्कूल जाने दिया गया। और ये फोटो बहुत वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह से तमाम पत्रकारों को कहा गया, महिमा मंडित किया गया है। पश्चिम में हाथ से काम करने वाले और सोचने वाले लोग एक ही हैं। भारत में हाथ से काम करने वाले लोग और सोचने का अधिकार रखने वाले दूसरे हैं। हजारों सालों से हाथ से काम करने वाले बुद्धिमान लोगों को शूद्र, चंडाल, अछूत, राक्षस, दानव घोषित कर तलवार की नोक पर पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये शानदार है। और अगले साल का राष्ट्रीय पुरस्कार सीईसी सुनील अरोड़ा एंड टीम को दिया जाना चाहिए। जरूरत हो तो दादा साहब फुलफाल के भी। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। तो चुनाव आयोग को देश को जवाब देना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम मिले थे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या वहां दोबारा चुनाव की निष्पक्षता के बारे में, ईवीएम्स के बारे में नहीं जांच होनी चाहिए थी? क्या किया ईसीआई ने? हमारे आज चुनाव आयोग से भी आपके माध्यम से 6 सवाल हैं। पहला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चुनाव आयोग
बीजेपी के कैंडिडेट की गाड़ी में क्यों ट्रांसपोर्ट करता है? यह क्या मजबूरी हो गई चुनाव आयोग की? दूसरा सवाल, क्या हाथीपुरा पोलिंग स्टेशन में दीफू में एक लग्जरी कार से ईवीएम्स पाई गई? अगर हां तो क्यों? लग्जरी कारों में चुनाव आयोग कब से ईवीएम ट्रांसपोर्ट करने लगा? चुनाव आयोग को यह जवाब तो देना चाहिए असम और देश को। तीसरा सवाल, जमुना मुख में एक और व्हीकल मिला जिसके अंदर ईवीएम्स थी, पर उसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल तो था, पर कोई सीआरपीएफ, बीएसएफ, कोई पुलिस, कोई अधिकारी नहीं था। आप और हम सब जानते हैं कि ईवीएम जो हैं वो चुनाव से पहले हों या चुनाव के बाद हों, बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि ये केवल और केवल सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की कस्टडी में ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। तो फिर चुनाव आयोग बताए कि जमुनामुख में एक गाड़ी से गवर्नमेंट ऑफिशियल जो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी उसके साथ ईवीएम कैसे मिली? चौथा सवाल, क्या यह सही है कि कलईगांव में एक बूथ से ईवीएम ही गायब हो गई? वोटर्स जाकर ढूंढ कर लाए कि भैया ये कहां लेकर जा रहे हो? क्या आपने कभी देखा, सुना, सोचा है? वहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, स्टाफ होता है, कलईगांव के एक बूथ से ईवीएम गायब होगी, फिर उसे बाद में ढूंढा गया। क्या यह सही है? और अगर सही है तो क्या कार्रवाई चुनाव आयोग ने की? पांचवां सवाल, डिब्रूगढ़ में वो स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम है, उसके आसपास और अंदर कई संदिग्ध लोगों की गतिविधियां देखी गई। तो चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की? और ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में स्टोर्ड हो वहां पे कैसे कोई व्यक्ति अंदर घुस सकता है? चुनाव आयोग बताए। और छठा सवाल, क्या यह सही नहीं कि पिछले चरण के चुनाव में 139 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो हमारे साथियों ने इकट्ठे किए जहां ईवीएम की सीरियस मैल फंक्शनिंग हुई, जिसमें जागी रोड है, नागांव है, हौजाए है, नीलबागान है, लुमडिंग है और दूसरे हैं। तो ऐसे में जब यह सब हो रहा था तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।